जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टैक्स का चैप्टर नंबर 7B स्टार्ट होगा। हमने चैप्टर नंबर 7A में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। 7A में हमने डिस्कस किया कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी इनकम्स टैक्सेबल होंगी, और थर्ड जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शंस में हमने दो तरह के डिडक्शंस डिस्कस किए। डिडक्शंस या एक्सपेंसेस में एक हमने कहा एडमिसिबल होंगे और एक हमने कहा इनएडमिसिबल होंगे। ठीक है, एडमिसिबल में तो हमने पढ़ लिया 4 किस्म के एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल में मैंने आपको फर्दर कहा था कि इसमें कुछ जनरल प्रोविजंस है और कुछ स्पेशल प्रोविजन है। एक और बात याद रखिएगा कि ये इनएडमिसिबल ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके कुछ कंडीशंस है। आपने देखा होगा, आपको पता चला होगा कि अगर वो कंडीशंस हम फुलफिल करेंगे तो फिर वो एडमिसिबल हो जाएंगे, फिर वो इस कैटेगरी से निकल आएंगे। कहां पे आ जाएंगे? लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आज हम स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे डिडक्शंस के हवाले से। जो स्पेशल डिडक्शंस है या स्पेशल, उसके लिए स्पेशल रूल्स है, उसके लिए नॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, उसके लिए स्पेशल रूल्स है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है डिप्रिसिएशन। नहीं, इसको हम सिर्फ डिप्रिसिएशन नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे टैक्स डिप्रिसिएशन। टैक्स डिप्रिसिएशन के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन। सेकंड टाइप है इनिशियल अलाउंस। थर्ड टाइप है फर्स्ट ईयर अलाउंस। अच्छा, ये दो ही टाइप से बस, ये और है इनके दरमियान इनिशियल अलाउंस। मतलब इन तीनों में कोई एक आप चार्ज कर सकते हो, या फिर एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन। ये दो जो है ये प्रैक्टिकली कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, ज्यादातर वो तकरीबन 100% वो यही पूछता है। तो हम पहले पढ़ते हैं नॉर्मल। अच्छा, टैक्स डिप्रिसिएशन का याद रखिएगा, एक एग्जाम हिंट आपको दे रहा हूं। आपके माइंड में जब भी टैक्स डिप्रिसिएशन की बात आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस एसेट की बात हो रही। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, समझ में आ रही बात? तो बिजनेस एसेट के ऊपर नॉर्मल डिप्रिसिएशन याद रखिएगा, हमेशा टैक्स में रिटन डाउन WDV मेथड यूज होता है। ऑलवेज सिर्फ एक ही मेथड यूज होता है, स्ट्रेट लाइन और वो बाकी सारे मेथड्स जो आपने अकाउंटिंग में पढ़े थे वो यहां पे यूज नहीं होंगे। दूसरा, इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डिप्रिसिएशन। जिस ईयर में एसेट को डिस्पोज अप करेंगे, ईयर ऑफ डिस्पोजल, नो डिप्रिसिएशन, नो नॉर्मल डिप्रिसिएशन। ये बातें याद रख लीजिएगा, ये 3 मेन बातें हैं। अच्छा, अब आ जाए एग्जाम टिप्स में। नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन WDV. Full year depreciation will be charged in the year of purchase, while no depreciation in the year of disposal. Residual value given in the question. अगर क्वेश्चन में कहीं पे residual value given हो, उसको हमेशा इग्नोर करें, उसको आपने अपने कैलकुलेशन में नहीं लेना। ठीक है जी। अगला, इफ द एसेट इज एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट। एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, in the first year allowance as well as normal depreciation will be charged in the subsequent year of use, only normal depreciation। ये बात अभी मैं बता दूंगा आपको। if the asset is not an eligible depreciable asset। अच्छा, जो रेट्स है वो गिवन है आपको बिल्कुल स्टार्ट में नॉर्मल डिप्रिसिएशन के। ये रेट्स आपने याद करने हैं, ये लाजमी नहीं है कि ये आपको पेपर में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रेट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे देखिए, बिल्डिंग ऑल टाइप्स 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स
वो प्लांट एंड मशीनरी 15%, कंप्यूटर्स एंड अलाइड आइटम्स 30%, एयरक्राफ्ट्स एंड एरो इंजन। अब है सेकंड टाइप इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस समझिएगा, इनिशियल अलाउंस का रेट है 15%, सॉरी 25%। कितना परसेंट? 25%। इनिशियल अलाउंस एलिजिबल एसेट्स पे होगा। अच्छा, इस पर्पस के लिए एसेट्स के दो कैटेगरीज हैं, एक है एलिजिबल और एक है इनएलिजिबल। एलिजिबल कौन से हैं? इनिशियल अलाउंस जिस पे हम चार्ज करेंगे। इनएलिजिबल कैसे कौन से हैं? नो इनिशियल अलाउंस। समझ में आ रही बात? अब एलिजिबल, इन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नेगेटिव लिस्ट दिया है जिस पे इनिशियल अलाउंस चार्ज नहीं हो सकता। ये इनिशियल अलाउंस के थर्ड पॉइंट में देखे, एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स मीन अ डिप्रिसिएबल एसेट अदर देन, ये नेगेटिव लिस्ट है। कौन सा लिस्ट है? नेगेटिव लिस्ट। इस पे नहीं चार्ज कर सकते। वो कौन कौन से हैं? रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है उस पे एलिजिबल इनिशियल अलाउंस नहीं है, मतलब जो प्लाइंग फॉर हायर है उस पे इनिशियल अलाउंस है। अच्छा, ये समझिएगा, प्लाइंग फॉर हायर एंड रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल दो किस्म के होते हैं, एक प्लाइंग फॉर हायर होता है और एक नॉट प्लाइंग फॉर हायर होता है। ये समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल एक बस है, डाइवो बस, और इसको दो लोग यूज कर रहे हैं, एक डाइवो कंपनी यूज कर रही है, तो मतलब ये ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल है ना, तो इसको हम कहेंगे प्लाइंग फॉर हायर। ठीक है। और सेम वही बस अगर सीपी यूज करे फॉर स्टूडेंट्स पिक एंड ड्रॉप या स्टाफ पिक एंड ड्रॉप, तो फिर इसको हम कहते हैं नॉट प्लाइंग फॉर हायर। मतलब अगर बस सीपी यूज करे तो नॉट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, और अगर वो कोई भी कंपनी यूज करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसको हम कहेंगे प्लाइंग फॉर हायर। इसी तरह फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये तो आसान है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स नॉट प्लाइंग फॉर हायर। प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो मतलब न्यू पे है। और सेकंड, यूज्ड इंपोर्टेड पे भी इनिशियल अलाउंस होता है। यूज्ड इन पाकिस्तान हो तो उस पे इनिशियल अलाउंस नहीं होगा। ठीक है। और वो प्लांट एंड मशीनरी जिसकी फुल कॉस्ट एज अ एक्सपेंस अलाउ हो तो फिर उस पे डिप्रिसिएशन का क्या जरूरत भाई, फिर तो उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ कर दिया, डिप्रिसिएशन तो आप उसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह वो भी गिवन है, लिस्ट गिवन है एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स की, वो भी पढ़ लीजिएगा जी। अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, ये मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे आपने करना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप जब भी डिप्रिसिएशन, टैक्स डिप्रिसिएशन फाइंड करो ना, तो आपका एक ही फॉर्मेट होना चाहिए। आप एक फॉर्मेट में जाएंगे तो आपकी जिंदगी आसान होगी। वो फॉर्मेट क्या है? हमेशा आपने 3 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम बनाना है आपने WDV का, एक बनाना है आपने टैक्स डिप्रिसिएशन, 2 कॉलम बनाने हैं, सॉरी, एक किसका? एक WDV का, एक टैक्स डिप्रिसिएशन का और एक पर्टिकुलर्स। ठीक है, इस पे हम एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहता है? एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि ओपनिंग टैक्स WDV प्लांट एंड मशीनरी की है 5 लाख, परचेज ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर एलिजिबल फॉर इनिशियल, उसने खुद से बता दिया कि एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस है 2 लाख की, टैक्स WDV ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर 85,000 की। ठीक हो गया। देखिए, रूल याद रख लीजिए। ओपनिंग क्या है? ओपनिंग है 5 लाख,
जी पीछे चले जाए, मैंने आपको बता दिया इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो टैक्स डिप्रिसिएशन, नो नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन। तो इसमें डिस्पोजल है, पहले वो डिस्पोजल लिस्ट कर दें। कितने की है? 85,000। ठीक है, वो लिस्ट कर दें। तो कितना बचा आपके पास? 415,000। हाँ 415,000। ठीक हो गया। अब इसमें एडिशन है परचेजेस, वो कितने की है? 2 लाख। अच्छा, इनिशियल अलाउंस में एक और बात भी याद रख लीजिए, इनिशियल अलाउंस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, फिर सब्सीक्वेंट ईयर्स में वो कभी भी चार्ज नहीं होता। और फर्स्ट ईयर कौन सा? इन द ईयर ऑफ परचेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और वन सिंगल टाइम एसेट पे ये एक बार ही चार्ज होगा पूरे एसेट की लाइफ में, उसके अलावा ये कभी भी चार्ज नहीं हो। ठीक है, तो अब आ जाए। अब ये जो एसेट है, यहां तक जो एसेट्स पड़े हैं ये तो पुराने हैं ना, फर्स्ट ईयर तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर किसका है? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का। तो हम सिर्फ और सिर्फ, उसने कहा कि ये इनिशियल अलाउंस इस पे चार्ज करेंगे, तो इनिशियल अलाउंस एट द रेट 25% कितना आता है? 1,50,000। ठीक हो गया, 1,50,000। ये 1,50,000 ये तो इनिशियल अलाउंस आ गया। ये मैंने कहा क्या चीज है? टैक्स डिप्रिसिएशन है। ये टैक्स डिप्रिसिएशन के कॉलम में डी लिया आ गया। अब इसको टोटल करें, 415 प्लस 2 लाख माइनस 150, तो ये आपके पास आ जाएगा 565,000। 150 नहीं, 150 आता, नहीं ये 50 आएगा, ये सिर्फ 50 आएगा, सॉरी। ये सिर्फ 50,000 आएगा ना। ठीक हो गया, और 50,000 इधर टैक्स डिप्रिसिएशन में भी आ गया। ठीक हो गया। तो ये आप करें तो आपके पास आ जाएगा WDV फॉर नॉर्मल डिप्रिसिएशन, और वो कितनी आ गई? 565,000। WDV फॉर नॉर्मल डिप्रिसिएशन। अब देखिए ये क्या था? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल डिप्रिसिएशन कितना है? 15%। तो 15% के हिसाब से लगा लें तो आपके पास आ जाएगा 84,750। ये इधर आ जाएगा 84,750। ठीक है, ये आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा WDV का नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग, और ये आपके इस टैक्स ईयर के लिए टैक्स डिप्रिसिएशन आ जाएगा, जो कितना बनता है? 1,34,750, जो हमारा एडमिजिबल एक्सपेंस है। हम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसको चार्ज करेंगे एज अ टैक्स डिप्रिसिएशन। क्लियर जी। इसके बाद जो है, इसके बाद है फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन दोनों का रेट जो है वो 90% है। ये मैंने आपको कहा था, ये प्रैक्टिकली कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। इन्होंने एक प्रोविजन बनाई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस तरह के सेक्टर्स नहीं आए, तो इस वजह से इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। फिर भी आप याद रख लीजिएगा डिफिनीशन, 1-2 नंबर की वो डिफिनीशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद है डिप्रिसिएबल एसेट। डिप्रिसिएबल एसेट की डिफिनीशन है, जो डिफिनीशन उसने बहुत बार पूछा। डिप्रिसिएबल एसेट की डिफिनीशन पढ़े मेरे साथ। पहला कॉन्सेप्ट, डिप्रिसिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अनअप्रूव्ड लैंड। कहता है इसमें अनअप्रूव्ड लैंड शामिल नहीं है। और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन दैट हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। ये आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था। इज लाइकली यूज करने के साथ अपनी वैल्यू कम कर रही हो। इज यूज्ड होली और पार्टली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिप्रिसिएबल एसेट पहला, लाइफ कितनी हो? मोर देन 1 ईयर। नॉर्मल यूज के साथ
लूज कर रही हो वैल्यू, और थर्ड यूज्ड इन बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में यूज हो रही हो तब हम उसको डिप्रिसिएबल के एसेट कहेंगे, पार्टली यूज हो रही हो या फिर होली दोनों तो डिप्रिसिएबल एसेट कहेंगे, अदरवाइज डिप्रिसिएबल एसेट नहीं कहेंगे। मेरी गाड़ी है, मैं यूज कर रहा हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है। सेकंड कंडीशन, यूज के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ रही है लेकिन बिजनेस में यूज नहीं हो रहा, तो इसको मैं कभी भी डिप्रिसिएबल एसेट नहीं कह सकता। क्लियर। अगला डिफिनीशन है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, ये समझिएगा, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ये भी डिप्रिसिएबल एसेट में आता है इन रिलेशन टू इमूवेबल। इमूवेबल देखे, आपने एक प्लॉट परचेज किया, आपने फैक्ट्री बनानी है, उसमें आपने रोड बना दिया, उसमें आपने ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, उसमें आपने फुटपाथ बना दिए, उसमें आपने इंप्रूवमेंट की, मतलब आपने उसमें बहुत सारी चीजें इंस्टॉल की, समझ में आ रही है? ये स्ट्रक्चर, ये जितनी चीजें, ये आपको इस लैंड को और आपने आगे जाके बिल्डिंग भी बना लिया, तो ये जो आपने रोड बना लिया, आपने ड्रेनेज सिस्टम कर लिया, आपने फुटपाथ बना लिए, आपने ट्रैक बना लिया, आपने कोई भी चीज बना ली, वो बजाहिर बिल्डिंग नहीं है लेकिन वो बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होती है, वो भी डिप्रिसिएट होगी, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। इसकी एग्जांपल्स है जैसे रेलवे पटरियां हो गई, ये तो बिल्डिंग नहीं है लेकिन इस पे खर्चा होता है, बिल्डिंग में डिप्रिसिएट होती है। इस तरह एयरपोर्ट्स पे आप देख ले, रनवेज बनते हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इसको कहते हैं। क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेशन, रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू किसे कहते हैं ये भी समझिएगा। WDV, देखिए दो किस्म के एसेट होते हैं, एक पे इनिशियल अलाउंस होता है और एक पे इनिशियल अलाउंस नहीं होता। WDV किसे कहते हैं? जिस पे हम नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज करें। अगर ऐसा एसेट जिस पे इनिशियल अलाउंस हो तो उसकी WDV होगी कॉस्ट लेस इनिशियल अलाउंस इज इक्वल टू WDV, और वो जिस पे इनिशियल अलाउंस नहीं है, नो इनिशियल अलाउंस, जिस पे इनिशियल अलाउंस नहीं है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो इक्वल होगी इनिशियल अलाउंस। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इन द ईयर आप परचेज। और बाकियों में कॉस्ट लेस टैक्स डिप्रिसिएशन, टैक्स डिप्रिसिएशन में दोनों चीजें आती हैं, इज इक्वल टू WD। समझ में आ रही बात? ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये WDV की डिफिनीशन भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला है कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कॉस्ट ऑफ एन एसेट इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, पढ़ लीजिएगा, समझ के पढ़ लीजिएगा। चीजें अब टेक्निकल होती जा रही है तो आपको ये लाजमी है कि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। ओके जी, अल्लाह।